Hey everyone, welcome to Cartography RES. मेरा नाम गौरव है एंड आई विल बी डीलिंग विद इंडियन हिस्ट्री. ओके, और जैसा कि आप सबको पता है ये यूपीपीसीएस 60 डे क्रैश कोर्स है. तो इसमें हम यूपी का जो क्रैश कोर्स है, यूपी के जो पेपर है उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत आता है, बट फैक्चुअल के साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ें एनालिटिकल वे में भी अगर यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए मेंस में भी फायदा देंगे और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी. तो हम फैक्ट रटेंगे, लेकिन फैक्ट के साथ कुछ हमारी अप्रोच भी होगी डिफरेंट. ओके, कि फैक्ट को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे याद करना होगा. तो शुरू करते हैं. इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडाइवल इन दोनों से मैं डील करूंगा. और इसमें जो भी अप्रोच मैं फॉलो करूंगा आप उसको एक बार ट्राई करना. हिट एंड ट्राई अप्रोच भी होगी वो, और जिससे जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो हम याद करने में सक्षम होंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री के साथ. और आज की ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन. और हिस्ट्री में क्या चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं या फिर हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. स्टार्ट करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास. पहला सवाल तो यही है कि सर व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है. अगर मैं किताबों की बातें बोलूं तो किताबों के हिसाब से द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. ठीक है भाई, बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, दैट इज हिस्ट्री. ठीक है, जो भी हमने पुरानी घटनाएं हैं उनको हम जो पढ़ते हैं वो हिस्ट्री है. या फिर अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं और अच्छे से कि वर्तमान की आंखों से अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है. क्या हम आज जो वर्तमान की स्थिति में अतीत में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब इतिहास है क्या, सवाल ये है. या फिर मैं बोलूं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करवाता है या क्रमबद्ध विवरण देता है. सो इट इज अ टेक्स्ट जो हमें क्रोनोलॉजी बताता है किसकी, इतिहास की, जो भी इवेंट्स हुए उनके. ठीक है, अब ये बुकिश बातें हो गई, लेकिन हम हिस्ट्री को मैं क्या समझता हूं, तो मैं जो समझता हूं वो ये है कि द स्टडी ऑफ मैसेजेस, द स्टडी ऑफ मैसेजेस इज हिस्ट्री. स्टडी ऑफ मैसेजेस, ये मैसेजेस वर्ड पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैसेजेस कैसे, एक एग्जांपल देता हूं. द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोका. एंशियंट टाइम पे इतने सारे राजा रहे हैं, या फिर मिडाइवल एंड फिर मॉडर्न में भी. तो एंशियंट टाइम पे द ग्रेट सिर्फ अशोका के साथ लगा है. तो यहां से दो चीजें निकल के आई हैं, आपकी क्यूरियोसिटी निकल के आएगी. C इज इक्वल टू सी, क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू कनेक्शन. अब यहां से आपको यह समझना है कि आपको ये मैसेज मिला है कि द ग्रेट अशोका, तो द ग्रेट अशोका मैसेज है. अब यहां से आप देखोगे कि वाई द अशोका इज ग्रेट, वॉज ग्रेट, एंड वॉट ही डिड. तो ये ग्रेट कैसे बना, क्यों बना, ये है मैसेजेस. तो आज से आपके लिए हिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ मैसेजेस. ठीक है भाई. अब ये बताओ, ये जो हिस्ट्री है इसको जो कंस्ट्रक्ट करने का काम है, मैंने बोला कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट या स्टडी ऑफ मैसेजेस. हो सकता है ये मैसेजेस ट्रू ना हो, ट्रू हो या ये फिक्शन हो. ये घटनाएं सत्य भी हो सकती हैं या फिर ये मनगढ़ंत भी हो सकती हैं. सही बात है ना. तो अब ये जो घटनाएं हैं या तो ये ट्रू है या ये फिक्शन है. तो इस चीज को आइडेंटिफाई कौन करेगा, आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे हिस्ट्री को कि ये सही है या ये मनगढ़ंत घटनाएं हैं. तो इन सब चीजों को, इसीलिए हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्सेस की जरूरत है. यहां पे इंपॉर्टेंस आएगी स्रोत की. आप आईएएस की तैयारी करते हो, आप पीसीएस की तैयारी करते हो, सबसे पहले क्या बोलते हो,
सर कौन सी किताब पढ़े? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लें। लक्ष्मीकांत आपका क्या है? सोर्स। स्पेक्ट्रम पढ़ लें, सोर्स। तो हिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैसेजेस, मैसेजेस या तो सही हो सकते हैं या मनगढ़ंत भी हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? सोर्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्ट्री की यही है कि हिस्ट्री को जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो सोर्सेस के बिहाफ पे किया गया है। और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस चाहिए, सिर्फ एक सोर्स पे आप हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अगर बोल दूं कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक महल बनवाया, मैंने लिख दिया, क्या ये हिस्ट्री सही हो गई है? ट्रू बात है? क्या ये सच है? तो मल्टीपल सोर्स चाहिए। अब मल्टीपल सोर्स क्या है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में महल बनवाया, महल। अब हम चले गए पाटलिपुत्र, फिर हमने देखा कि अच्छा यहां से तो हमें कॉइन्स भी मिले हैं। अब ये कॉइन्स किसके हैं? मौर्यन साम्राज्य के। फिर हमें पता चला कि पाटलिपुत्र के आसपास हमें इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, ये तो अशोक के हैं, इस पे नाम तो अशोक पड़ा है। फिर हमने खंडर देखा, यहाँ पे देखा हाँ ये महल भी है, इसमें हमें एक जैसे जो सेम कॉइन्स मिल रहे हैं। तो मल्टीपल सोर्स, हमें कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिला, वहां पे हमने और हमें रिटर्न में भी मिल गया कि अशोक ने पाटलिपुत्र में महल बनवाया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हिस्ट्री में कंस्ट्रक्ट कर देंगे कि हाँ यहाँ पे अशोक नाम का राजा था जिसने यह महल बनवाया। तो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस की जरूरत होती है, बट इसकी भी लिमिटेशंस हैं, उस पर हम आगे आएंगे। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी। अब आप यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हैं तो फैक्चुअल डेटा भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है हिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड है, ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस हिस्ट्री का मतलब है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। कोई एक पर्सन है ए, वो किसी प्लेस पे गया और वहां से उसने कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब इस इंफॉर्मेशन को उसने किसी बुक में लिख लिया और यही बुक बन गई हिस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड हिस्ट्री। और ये काम सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन है, इन्होंने किया, और जिसका नाम है, आप सभी को पता होगा, हेरोडोटस। एक ग्रीक पर्सन है हेरोडोटस, और इन्होंने यही काम एक बुक में लिख के किया, और इस बुक का नाम पड़ा स्टोरिका। अब जब सबसे पहले इन्होंने ये काम किया तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे हो गए फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यहां से हमें समझ आता है कि हिस्ट्री के फादर कौन है। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और एक ग्रीक व्यक्ति ने, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड हिस्ट्री। और ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, और इसीलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, और इनकी बुक है स्टोरिका। ठीक है, अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारे सोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेस। हिंदी में इनको बोलते हैं स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे मॉन्यूमेंट है, आपने कोई मॉन्यूमेंट देखा, जैसे रेड फोर्ट की बात करते हैं, लाल किला। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो हमने मॉन्यूमेंट देखा, फिर हमें रिटर्न में भी मिल गया कि शाहजहां ने बनवाया, फिर हमें कॉइन्स भी मिल गए, फिर इसके टाइम पे जो कोई फॉरेन ट्रैवलर आया उसने भी शाहजहां का नाम लिखा है, तो दैट मीन्स कि हाँ ये शाहजहां ने बनवाया होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो है
जो पुरानी चीजों से बनी हुई चीजों का कंस्ट्रक्शन होता है। पुरातात्विक विभाग, पुराने तत्वों से बना हुए चीजों, एलिमेंट से बनी हुई चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके फॉसिल, फॉसिल्स का मतलब है अवशेष। इसमें आपका आ जाएगा मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा स्टैचूज, इसमें आपका आ जाएगा क्या, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसमें आपके आ जाएंगे कॉइन्स, ठीक है। इंस्क्रिप्शन से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखोगे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को बोलते हैं हम एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। दूसरे हम सोर्सेज की बात करें तो दूसरे सोर्स हैं हमारे लिए लिटरेरी सोर्स, ठीक है भाई। लिटरेरी सोर्स या रिटन सोर्स, ठीक है। अब लिटरेरी जो सोर्स है इनको फिर से हम फर्दर बांट सकते हैं दो भागों में। पहला सेक्युलर और दूसरा रिलीजियस। सेक्युलर और रिलीजियस। सेक्युलर कैसे, आप एक बुक की अगर मैं बात करूं, एक बुक लिख देता हूं मैं यहां पे, अर्थशास्त्र, रिटन बाय चाणक्य। तो इस बुक में हमें इतिहास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये पॉलिटिकल बुक है, लेकिन हमें जानकारी तो ये दे रही है इतिहास की। तो ये बुक हमारी क्या हो जाएगी, सेक्युलर बुक हो जाएगी, और ये हमारा लिटरेरी सोर्स होगा जो हमें इतिहास के बारे में बताता है। अब अगर हम रिलीजियस बुक की बात करें तो बहुत सारी बुक है, वेदास, पुराणास, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक, जैनिज्म से रिलेटेड बुक, जातक कथाएं, ये सारी बुक्स भी हमें इतिहास की जानकारी देती हैं, बट ये किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई हैं, ये रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है। अब इसका जो लिटरेरी सोर्स है इसका एक और भाग है, सेकंड जो पार्ट है उसको फर्दर फिर दो भागों में मैंने बांटा है। एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेस और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स वो हैं जो एट दैट टाइम, उसी टाइम में लिखे गए। जैसे मैं राजा हूं और मैंने आपको बोला कि मेरे बारे में लिखो, अब आप लिखना स्टार्ट करोगे कि राजा साहब आप उठते हो, उसके बाद ही सूरज उगता है, आपकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज है, आप ही लिखोगे ना। तो प्राइमरी जो सोर्सेज हैं ये बायस्ड होते हैं। आपने अगर मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख दिया कि मैं सुबह लेट से उठता हूं, अय्याश हूं, दारू पी के पड़ा रहता हूं, मदिरा पान ये सब मेरे शौक है, मैं तुमको पकड़ के कटवा दूंगा और जो तुम लिख रहे हो उसको मैं जला दूंगा, तो वो सोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो बायस्ड हैं। आप मेरे बारे में लिखोगे कि सूरज से ज्यादा तेज है मेरा, तो मैं चेन निकाल के आपको भेंट कर दूंगा, असद ये ले जाओ, आप भी खुश मैं भी खुश। तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं ये बायस्ड होंगे, और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये मोर फोकस्ड होंगे। अब देखो सेकेंडरी और प्राइमरी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। गुप्ता पीरियड में, गुप्ता टाइम पे आप देखोगे कि एक राइटर है बहुत फेमस, विशाखदत्ता, और विशाखदत्ता की दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पहली बुक की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। सो वो जो बुक है वो उन्होंने एट दैट टाइम गुप्ता पीरियड में ही लिखी है, और उसी टाइम पे वो है देवी चंद्रगुप्तम की जो बात उन्होंने करी है। और दूसरी उन्होंने एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षसा, और जो मुद्रा राक्षसा जो बुक है वो मौर्यन से रिलेटेड है। आप देखोगे मौर्यंस कहां बीसी में और गुप्तास कहां एडी में, कई साल पुराना अंतर है, ठीक है। तो जो विशाखदत्त है उन्होंने दो बुक लिखी है, एक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम
और एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षसम। तो देवी चंद्रगुप्तम इनका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। इसमें गुप्ता पीरियड में जो भी चीजें हो रही हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। और ये एक लव स्टोरी भी है, इनकी प्यार की कहानी है। इसके साथ साथ मुद्रा राक्षस में ये कहते हैं कि घनानंद जो है, घनानंद का जो मंत्री मिनिस्टर है मुद्रा, उसको चाणक्य अपने साइड मिला लेता है और इस रीजन से घनानंद हारता है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव डालता है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। इसका मतलब ये जो प्राइमरी सोर्स है ये बायस्ड होंगे और सेकेंडरी सोर्स जो होंगे ये मोर फोकस्ड होंगे, अनबायस्ड होंगे। समझ आया? तो प्राइमरी सोर्सेज जो होंगे इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और सेकेंडरी सोर्स में आप लिख सकते हो मुद्रा राक्षसा। और ये जो दोनों बुक हैं ये किसने लिखी हैं, तो ये लिखी हैं विशाख दत्त ने। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है प्राइमरी और सेकेंडरी को बांटने के लिए। अब ये जो तीसरे सोर्स है ये एक और सोर्स है, इनको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेवलर। फॉरेन के लोग भी आएंगे यहाँ पे, वो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ। तो जो फॉरेन ट्रेवलर हैं उन्होंने भी बुक्स लिखी हैं और वो भी हमारे लिए सोर्स का काम करते हैं। उसमें भी उन्होंने उस टाइम की इकोनॉमी, उस टाइम की पॉलिटिकल सोशल लाइफ के बारे में लिखा है कि इंडिया में ऐसे क्या चल रहा था। आप देखोगे सुलेमान जब साउथ इंडिया में ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, जब पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटों के बीच में, तो उस टाइम पे सुलेमान आएगा और सुलेमान सिर्फ सबके बारे में लिखता है कि कौन सबसे स्ट्रांग था, राष्ट्रकूट थे या पालास थे या फिर प्रतिहारास थे, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे हुआनसांग आएगा हर्षवर्धन के टाइम पे, है ना, और वो भी उस टाइम की घटनाओं का विश्लेषण करता है और फिर उसको लिखता है। तो तीसरा जो सोर्स हमारा बनता है वो हमारा बनता है फॉरेन ट्रैवलर। फॉरेन ट्रैवलर्स। अब इसको मैं दो भागों में फिर से बांटूंगा। ये भी सेक्युलर हो सकता है और रिलीजियस हो सकता है, ठीक है। सेक्युलर कैसे होगा, अगर मैं कोई भी बुक आप ले लो, एक बुक है इसका नाम है इंडिका और ये बुक लिखी है मेगास्थनीज ने। तो इस बुक में उस टाइम के भारत की जो स्थिति है उसका विवरण है कि उस टाइम पे भारत का समाज कैसा था, वहां की राजनीति कैसी थी, लोग कैसे थे, क्या करते थे। लेकिन अगर मैं हुआनसांग की बात करूं तो ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है और ये बात करता है बुद्धिज्म की कि किस किसने बुद्धिज्म को अपना लिया, कौन कौन चेंज हो गया बुद्धिज्म को अपनाने के बाद। इसने जो बुक्स लिखी हैं उसमें सबका नाम लिख रखा है, इसने अशोका तक के नाम लिख रखे हैं। बोला कि अशोक ने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो देखो इतना क्रूर राजा, इतना शांति प्रिय राजा बन गया। बुद्ध का धम्मा इन्होंने उसमें लिख रखा है। तो ये आपका रिलीजियस बुक हो जाएगी, लेकिन फॉरेन ट्रैवलर है। तो ये बुक्स भी हमें उस टाइम के इतिहास की क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। पर ये जो सेक्युलर वाली बुक होंगी ये फिर से क्या हो जाएंगी, अनबायस्ड, और ये मोर फोकस्ड हिस्ट्री होगी। जबकि जो रिलीजियस बुक होंगी ये थोड़ी सी बायस्ड होंगी, बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंस है सोर्सेज की कि आपको कौन से सोर्सेज कैसे पढ़ने और हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। और इंडियन हिस्ट्री का जो एंशिएंट और मिडाइवल है वो मैं कंट्रोल करूंगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत आसान सी बात है, आप सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है भाई। एंशिएंट,
मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो ये एंशियंट और मिडाइवल वाला पार्ट है, ये मैं डिस्कस करूंगा। और मैं शुरुआत करूंगा भारतीय इतिहास की मिडाइवल हिस्ट्री से या मध्यकालीन भारत से। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचीन भारत और इसको बोलते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर हम एंशियंट के सिलेबस की बात अगर हम करें, पानी, चलिए भाई, गर्मी बहुत लग रही है तो कोई चीजें हैं तो ज्यादा लंबा हम टॉपिक नहीं रखेंगे। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें एंशियंट की, तो एंशियंट को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, बड़े बड़े मेजरली। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री का मतलब है कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी। तो जब बहुत कम लोग होंगे, बहुत ज्यादा मतलब मान लिया कि 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को उस टाइम पे इवोल्यूशन की जरूरत नहीं होगी, 10 लोगों को लैंग्वेज की जरूरत नहीं होगी। जब बहुत ज्यादा लोग होंगे तब हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो 10 लोग तो अपनी एक साइन लैंग्वेज से भी क्या कर सकते होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते होंगे। तो बहुत पुराने टाइम की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते प्री हिस्ट्री की। ये लोग क्या लिखते थे, लिखना जानते थे या पढ़ना जानते थे, ये कुछ नहीं, नो रिटर्न एविडेंस। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि मानव का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, उसकी एक कहानी है जो मैं बताऊंगा अभी। तो जब ये इवोल्यूशन हुआ और आगे जाके देखेंगे कि इन्होंने साइन लैंग्वेज डेवलप कर ली, इन्होंने अपनी एक लैंग्वेज डेवलप कर ली जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, बट इन्होंने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास जरूर किया है। उस टाइम के चित्र हो या उस टाइम की प्रकृति हो, नेचर हो, उससे रेलेवेंट चीजें उन्होंने लिखने की ट्राई करी है। जैसे इन्होंने कुछ साइन बनाए हैं ऐसे करके, है ना। तो इनका मतलब आज तक नहीं ढूंढा जा सका है क्या है, बट हाँ रिटर्न में हमें एविडेंस मिले हैं। तो ऐसा इतिहास जिसमें हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ऐसा इतिहास जिसमें हमें रिटर्न एविडेंस तो मिलते हैं लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं जा सके, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और ऐसा इतिहास जिसमें हमें रिटर्न एविडेंस मिलते हैं और वो पढ़े भी जा सकते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है, ऐसा इतिहास क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, द स्टडी ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो ये मानव जो ह्यूमंस है इसका इवोल्यूशन हुआ है थ्रू आउट द जर्नी। अब इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इतना जल्दी इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि पहले आप देखोगे कि 20 लाख से 20 लाख हजार साल से 20 लाख साल से फिर 5 लाख, 5 लाख से साल से फिर 20,000 साल, फिर 10,000 साल। तो इस पूरे फेज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, आदमी सेम ही रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, फिर एकदम से बहुत चेंजेस आया है। उसका रीजन ये, साइंटिफिक रीजन ये कि पहले बहुत टाइम तक फायर, आग का आविष्कार नहीं हुआ, और जब आग का आविष्कार नहीं हुआ तो ये जो इंसान है, ठीक है, ये इसका हेड है सर। अब ये जो इंसान है ये रॉ मटेरियल खाता था, कच्चा सा जितना भी रॉ मटेरियल कंदमूल थे वो खाता था। अब जब ये रॉ मटेरियल खाता था तो इसकी जो बॉडी में जो एनर्जी थी उसकी 80% एनर्जी का कंजप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम करता था, 80% जो एनर्जी थी वो डाइजेशन में चली जाती थी और 20% एनर्जी बचती थी तो वो दिमाग यूज करता था। तो जब फायर का इन्वेंट हुआ, फायर का आविष्कार हुआ, उसके बाद इन्होंने जो खाना खाना स्टार्ट किया वो सॉफ्ट फूड हो गया। और जब ये सॉफ्ट फूड हो गया तो उसके बाद हुआ ये कि इनका जो 80% जो एनर्जी थी जो खाने को डाइजेस्ट करने में जा रही थी वो चेंज हो गई। अब सिर्फ 20% एनर्जी का यूज इन्होंने खाने में करना स्टार्ट किया तो 80% एनर्जी इनके पास बच गई जिसका यूज इनके दिमाग ने किया। और यहां से इनका एकदम से
उद्भव स्टार्ट होता है, एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, सोचना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद आप देखोगे आग के आविष्कार के बाद ये पशुपालन एंड देन धीरे धीरे नवपाषाण काल में ये एग्रीकल्चर, पहिया बनाना, ये सब स्टार्ट करते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री में कोई रिटन एविडेंस नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस है और वो पढ़े भी जा सके, और हिस्ट्री में क्या है, रिटन एविडेंस है और वो पढ़े भी जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें हम क्या रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं स्टोन एज और कॉपर एज को। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोन एज, और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे कॉपर एज, ठीक है। स्टोन एज को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। और इसमें एक कॉमन वर्ड है लिथिक। इस लिथिक का मतलब है स्टोन, पत्थर। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों में पत्थरों पे ही काम हुआ है, लेकिन पत्थरों में इवोल्यूशन हुआ है। पहले मोटा पत्थर, फिर नुकीला पत्थर, फिर शाइनिंग वाला पत्थर। तो इन्होंने पत्थर को ही औजार बनाया है, पर 3 अलग अलग कालों में उसमें भी इवोल्यूशन हुआ है पत्थरों में, ठीक है। इसके बाद हम कॉपर एज पढ़ेंगे। कॉपर क्या है, जब इनका इवोल्यूशन हुआ, दिमाग काम करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इन्होंने जिस धातु का इस्तेमाल किया थी वो थी तांबा, ठीक है। तो उसी तांबे धातु के ऊपर जो इनका टाइम पीरियड रहा, उसका जो इवोल्यूशन किया वो हम कॉपर एज में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ में रिटर्न में कुछ एविडेंस नहीं मिलते। फिर हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर जो आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा इसमें आएगा वैदिक एज, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज को फर्दर हम 2 भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1000 बीसी में जब लोहे की खोज होगी, आयरन की चीज, और वहां से चीजें फिर से एकदम बदल जाएंगी, वो हम एंशिएंट में चर्चा करेंगे। और बाद में हम हिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑनवर्ड 600 बीसी के बाद की सारी घटनाएं, 600 बीसी के बाद की। इसको हम महाजनपद युग भी कहते हैं, महाजनपदा एरा, ठीक है। तो यहां से लेके मौर्यंस के बाद फिर फॉरेन इन्वेजन होगा भारत में, ठीक है। और उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे उसमें कुशानाज इंपॉर्टेंट होंगे। कुशानाज के बाद आप देखोगे गुप्ताज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हर्षवर्धन आएंगे, और हर्षवर्धन के साथ साथ आप देखोगे भारत में एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी चालू होगा, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में लगभग 400 वर्ष का संघर्ष होगा। और उसी टाइम पर मध्यकालीन भारत की भी शुरुआत होगी। मुसलमानों का इन्वेजन होगा भारत में, अरब इन्वेजन होगा भारत में, और अरबों का जब भारत में आक्रमण होगा, वहीं से मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत की क्या होगी, शुरुआत होगी, ठीक है भाई। तो आप देखोगे जब हर्षवर्धन की डेथ होगी, उसके बाद से चीजें बदलने लगेंगी, और उसके बाद स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो अरब इन्वेजन ही पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे, आप देखोगे जब अरब वापस जाएंगे तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी लेके आएंगे, और इनको काफी अच्छी जगह मिलेगी। ये पहले डेजर्ट में रह रहे हैं, फिर इनको अगर पेड़ मिल जाए, छाया मिल जाए, ये सब चीजें मिल जाए तो इंडिया में स्टेबल कर जाएंगे। और जहां पे ये स्टेबल करेंगे वही होगा दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आप देखोगे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होगा और मुगल इन्वेजन स्टार्ट होगा। ये 3 जो पार्ट हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडाइवल हिस्ट्री के। इसमें अरब इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत और मुगल इन्वेजन पढ़ेंगे। और मुगल इन्वेजन में हम पढ़ेंगे ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स का मतलब है भाजसा,
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन 6 लोगों के बारे में। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी वहीं पे हमारा मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। तो थ्रू आउट ये जो जर्नी होगी इसमें हम डिटेल में भी चीज़ें लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम कल से अपना एक नया लेक्चर, इसका नाम होगा मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। तब तक के लिए बने रहिए कार्टोग्राफिया के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।